हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन सिस्टम का 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आया है, यानी आज जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसका हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट है कि एमसीक्यू का सर आंसर भेजिए, तो एक एक करके सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आराम से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सारे के सारे बच्चे 20 में से 15 से ज़्यादा ही लाएंगे, कम किसी का नहीं आएगा। और ऑलरेडी 2021 के अंदर जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसमें से आपका मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन A to Z मैच कर रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था जो कि प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता है। तो क्या क्या क्वेश्चन है हम लोग एक एक करके देखते हैं और उसका आंसर सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया है वो है, इन थर्मल पावर प्लांट इक्विपमेंट यूज फॉर पोलराइजिंग द कोल, यानी कोल को क्रश करने के लिए, पोलराइज करने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होता है, बॉल मिल का यूज़ हम लोग करके कोल को क्रश करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंडेंसर इन द थर्मल पावर प्लांट यूज फॉर कंडेंसिंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कंडेंसर का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग थर्मल पावर प्लांट के अंदर। तो हम लोग स्टीम टू वाटर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, द मेन फंक्शन ऑफ इकोनोमाइज़र। ये भी प्रीवियस ईयर 2021 में पूछा हुआ है। फंक्शन इकोनोमाइज़र का क्या है, तो इसमें रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन, इंक्रीज द स्टीम प्रोडक्शन, इंक्रीज द स्टीम प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर ए है, यानी हमारा इकोनोमाइज़र वाटर को, फीड वाटर को हीट करने के लिए होता है। और फीड वाटर अगर हीट होगा तो आसानी से आपका स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा और फ्यूल का जो खपत है वो कम होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में रैंकिंग साइकिल की इफिशिएंसी पूछी गई। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी, 30 से लेकर 45%, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 में पूछा गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट आर सूटेबल। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस लिए सूटेबल है, तो बेस लोड के लिए सूटेबल है। इसमें कंट्रोल रॉड भी होता है, लेकिन कंट्रोल रॉड को हम लोग ज़्यादा ऑपरेट नहीं कराते हैं, क्योंकि ज़्यादा आपका ऑपरेट कराने से, रिएक्शन फास्ट या स्लो कराने से रिएक्टर के फटने का चांस हो सकता है। इसीलिए जो स्थिति के अंदर ये ऑपरेट हो रहा है उसी स्थिति के अंदर ऑपरेट होने देते हैं, उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो इसका यूज़ हम लोग बेस लोड के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। दूसरा आपका पीक लोड के लिए इसलिए भी यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगता है, वाटर आपका बॉयल होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए पीक के लिए यूज़ नहीं होगा, बेस के लिए केवल यूज़ होगा। तो बेस के लिए आपका यूज़ होता है, ये करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर का यूज़ क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ये सब आपका पिछले ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो स्लो डाउन द न्यूट्रॉन, सही, आपका न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हम लोग मॉडरेटर का यूज़ करते हैं। मॉडरेटर के रूप में हम लोग हेवी वाटर का जनरली यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 6 का क्वेश्चन नंबर का ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुब्रिकेशन कॉस्ट इन द डीजल पावर प्लांट। लुब्रिकेशन का मतलब हम लोग किसके, जो भी इंजन रहता है इसमें मूविंग पार्ट रहता है, ये जो आपका पिस्टन है वो ऊपर नीचे मूव करता रहता है। तो इस पिस्टन के मूवमेंट की वजह से ये फ्री मूवमेंट हो सके, फ्रिक्शन इसमें नहीं हो, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेशन ऑयल डालते हैं, यानी हम लोग मोबिल का यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा मोबिल लगता है तो इसमें लुब्रिकेशन कॉस्ट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल हमको लगातार देना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, द थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इन कंपैरिजन टू पेट्रोल इंजन। ये भी पूछा हुआ प्रीवियस ईयर 2021 में। तो थर्मल इफिशिएंसी डीजल इंजन की हायर होती है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन की थर्मल इफिशिएंसी लगभग 70% होता है और पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशिएंसी लगभग 50% होता है। तो एज कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल इंजन की थर्मल इफिशिएंसी बेटर होती है, इसीलिए हायर करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर पूछा गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्चार्ज एंड टाइम। बहुत आसान सा क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन।
क्वेश्चन डिस्चार्ज को Q से दिखाते हैं और टाइम को T से दिखाते हैं, तो ऐसा ग्राफ जो कि डिस्चार्ज यानी वाटर कितना फ्लो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो उस ग्राफ को क्या कहेंगे, तो हाइड्रोग्राफ कहा जाता है। बाकी लोड कर्व, लोड ड्यूरेशन, ये सारा आपका अच्छे से पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है लोकेशन ऑफ सर्ज टैंक इन हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन नियर, कहाँ पर होगा। तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, नेट से सर्च कीजिएगा तो कहीं रिजर्वायर देता है कहीं टरबाइन, लेकिन हम जेबी गुप्ता को प्रीफर कर रहे हैं। तो जेबी गुप्ता के अनुसार आपका इसमें टरबाइन करेक्ट आंसर होता है। ये जेबी गुप्ता में आप देखिएगा 30 क्वेश्चन नंबर है, 30 का करेक्ट आंसर वहाँ पर ए दिया हुआ है, तो वहाँ पर मिला लीजिएगा आप। जेबी गुप्ता के अनुसार आपका टरबाइन पर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, टरबाइन। क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज वाटर टरबाइन। हाई हेड के लिए और लो आपका वाटर फ्लो, लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा यूज़ किया जाएगा। तो बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, पेल्टन व्हील का यूज़ करते हैं आपका, जिसमें वाटर का जो वाटर का फ्लो होता है वो कम होता है, मिनिमम वाटर फ्लो होगा, लेकिन वाटर का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होता है क्योंकि हेड क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम लोग पेल्टन व्हील का यूज़ करते हैं, पेल्टन व्हील टरबाइन, इसी को हम लोग इम्पल्स टरबाइन भी कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन। तो हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए पेल्टन का यूज़ किया जाता है। बाकी आपका ये फ्रांसिस है, कैप्लन है, ये मीडियम और लो के लिए हेड के लिए यूज़ किया जाता है, और ये आपका इम्पल्स टरबाइन है। बाकी ये तीनों आपका रिएक्शन टरबाइन है। तो 11 का करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल। ध्यान से पढ़िएगा, नॉन कन्वेंशनल कौन सा सोर्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कन्वेंशनल। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी न्यूक्लियर है, फॉसिल फ्यूल यानी यूरेनियम है, वाटर ये भी आपका पुराना सोर्स है। तो नया सोर्स कौन सा है, नॉन कन्वेंशनल का मतलब जो पारंपरिक नहीं है, न्यूली डेवलप किया गया है। तो न्यूली डेवलप कौन सा किया गया है, विंड टरबाइन, यानी विंड पावर प्लांट को हम लोग विंड एनर्जी का यूज़ न्यूली यूज़ हो रहा है, बहुत पहले से इसका उपयोग नहीं था, अब यूज़ हो रहा है। तो ये नॉन कन्वेंशनल कौन सा हो गया आपका, विंड पावर प्लांट। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ होगा अपारंपरिक ऊर्जा। अपारंपरिक मतलब जो पहले से यूज़ नहीं होता आ रहा है, अब यूज़ किया जा रहा है। तो विंड का यूज़ अभी किया जा रहा है, पहले से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट इज द मोस्ट रिलायबल। सबसे ज़्यादा रिलायबल विश्वसनीय कौन सा है प्लांट। तो इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है, डीजल है, विंड है, सोलर है, ये सब ज़्यादा रिलायबल नहीं है। डीजल तो आपका यानी ख़त्म हो रहा है, इसके अलावा आपका जितना भी ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है, उसमें भी यूज़ हो रहा है, तो ये रिलायबल सोर्स नहीं है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए। और विंड तो बहुत ज़्यादा नॉट रिलायबल है क्योंकि विंड कभी हवा चलेगा कब बंद होगा भरोसा नहीं है। सोलर भी आपका दिन में हो रहा है, रात में आपका एनर्जी जनरेट नहीं होगा, इसी तरह गर्मी में है, बरसात में नहीं होगा। तो ये सारा आपका नॉट रिलायबल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिलायबल होता है क्योंकि बड़े अमाउंट में हम लोग वाटर को स्टोर करके सालों भर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और सालों साल आप जनरेशन कर सकते हैं, वाटर की कमी नहीं है। तो रिलायबल सोर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया एनर्जी जनरेशन बाय सन इन ब्राइट सनी डे अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। तो आप जहाँ भी सर्च कीजिएगा तो लगभग 1 किलोवाट देता है हर जगह पर, तो यहाँ पर 1 से 1/4 तक है। तो करेक्ट आंसर आपका ए होगा, यानी 1 से लेकर 4 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर के अंदर जनरेशन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है मोस्टली मटेरियल यूज टू द सोलर सेल। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो हम लोग सिलिकॉन का यूज़ करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए। सिलिकॉन जर्मनी आपको मालूम होगा सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और हम लोग सोलर सेल बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया बायोमास इज़ यूज टू प्रोडक्शन ऑफ। देखिए बायोमास का यूज़ कौन से चीज़ को प्रोडक्ट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल का उत्पादन करने के लिए बायोमास का यूज़ करते हैं। बायोमास मतलब जीव जंतु या हम लोग गोबर को सड़ा गलाकर
फ्यूल बनाते हैं जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। ये बायोगैस कैसा गैस है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, तो इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया मैक्सिमम विंड एनर्जी अवेलेबल इज प्रोपोर्शनल, यानी कोई विंड पावर प्लांट है, इस विंड पावर प्लांट के अंदर मैक्सिमम जो एनर्जी होगा वो किस पर डिपेंड करेगा। तो एयर डेंसिटी कितना है, एयर का घनत्व कितना है, क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, विंड की वेलोसिटी कितना है, स्क्वायर ऑफ द, तो यहाँ पर विंड एनर्जी की बात हो रही थी, तो यहाँ पर दोनों एयर डेंसिटी भी है, क्यूब ऑफ द विंड वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द रोटर डायमीटर, रोटर का डायमीटर भी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ये एयर को कैप्चर करेगा। तो ये सारे चीज़ पर डिपेंड करता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है ए लार्ज डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द लोड इन पावर प्लांट। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है, तो आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, इंडिविजुअल सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। ठीक है, तो हमको क्या मालूम है कि अगर मैक्सिमम डिमांड प्लांट के ऊपर कम होगा तो डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, तो हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम डिमांड कम से कम हो, मैक्सिमम डिमांड जितना कम रहेगा प्लांट के लिए उतना अच्छा है, यानी हम बोल सकते हैं मैक्सिमम डिमांड कम अच्छा है, या हम बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा अच्छा होना अच्छा है। तो अगर डाइवर्सिटी फैक्टर ज़्यादा होगा तो हमारा प्लांट का जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो कम होगा, क्योंकि मैक्सिमम की डिमांड उस पर क्या है, कम हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, रिड्यूसेस द इंस्टॉलेशन कॉस्ट। मैक्सिमम डिमांड कम होगा तो इंस्टॉलेशन कम होगा, और डाइवर्सिटी फैक्टर लार्ज होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है इंटरकनेक्टेड सिस्टम का एडवांटेज कौन सा नहीं है, नॉट लिखा गया, ध्यान से समझिएगा। तो रिड्यूस ये भी एडवांटेज है, सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही। इंक्रीज रिलायबिलिटी, इंटरकनेक्टेड सिस्टम से कैपिटल कॉस्ट कम होता है, रिलायबिलिटी बढ़ती है, प्लांट रिजर्व कैपेसिटी घटता है, ये सारा सही बात है और सारा एडवांटेज है। तो एडवांटेज कौन नहीं है, तो ये वाला नहीं है, यानी करेक्ट आंसर बी होगा। लोड फैक्टर घटता नहीं है बल्कि लोड फैक्टर बढ़ता है, तो ये बी करेक्ट आंसर हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोड फैक्टर क्या है। तो बहुत आसान सा इसका आंसर है, पी एवरेज बाई पी मैक्स होता है, यानी एवरेज पावर बाई मैक्सिमम पावर, यानी इसका करेक्ट आंसर ए बी सी। इसका करेक्ट आंसर है एवरेज लोड टू द पीक लोड। पीक लोड को ही हम मैक्सिमम लोड या मैक्सिमम डिमांड भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर सी। बहुत आसान सा क्वेश्चन, आई होप आप सभी का अच्छा नंबर आया होगा। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों ने कितना सही बनाए हैं, इसमें से 20 में से कितना नंबर आपका आ रहा है। मिलते हैं नए वीडियो।